साउंड इको कर रहा है तो हम रीलॉग इन करते हैं। अभी सही है? हाँ ठीक है। अब देखो ये जो पीटी का क्लास है 131 डेज का, ये हफ्ता में 6 दिन होने वाला है। संडे को छोड़ करके हफ्ता में 6 दिन कम से कम क्लास चलेगा आपका, मंडे टू सैटरडे। इसमें हम लोगों का टारगेट क्या, स्ट्रेटेजी क्या होगा देखो, इसीलिए हम ये स्पेशल सेशन रखे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बहुत सारे लोगों को का फोन आया, बोल रहा है सर उसको हिंदी में भेजिए। अब उसको हिंदी में हमको ट्रांसलेट करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा बैठना पड़ेगा। इसीलिए हम सोचे कि चलो भाई 1 घंटा बैठ लेते हैं, आप लोग को यहीं पे समझा देते हैं। देखो इसका स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीति क्या है। ये जो हम लोग का 131 डेज का कोर्स है पीटी का, इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो जीएस का जितना भी सेगमेंट है, जितना भी एरिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जितना भी एरिया है, उसमें हम 2 पहलू पे बात करेंगे। एक तो फंडामेंटल यानी मौलिक बातें, बातों को क्लियर करेंगे, और उससे कंसर्न कोई भी अगर करंट का कोई क्वेश्चन है, समसामयिक, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। याद रखो यूपीएससी का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इन दोनों का मिलाकर के ही पूछे जाते हैं। अब यहां पे हम फंडामेंटल आपका क्लियर करेंगे किसी भी टॉपिक का, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, और तब हम लोग डायरेक्ट उस एरिया पे आएंगे जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स में। उसको हम लोग करंट से जोड़ेंगे और देखेंगे कि करंट में कौन से सवाल वहां से पूछे जा सकते हैं। तो आपके दोनों ही पहलू कवर हो जाएगा, और यूपीएससी में यही दोनों पूछे जाते हैं। एक तो ट्रेडिशनल एरिया होता है और एक करंट का एरिया होता है। और यूपीएससी का जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोशिश किया जाता है कि वो समसामयिक चर्चा का विषय रहा हो, वर्तमान में वो घटना घटित हुई हो और उससे संबंधित वो चर्चा में विषय रहा हो, वही सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मौलिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चले। अब इसको करेंगे कैसे, तो इसका एक स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग हर दिन हर एक टॉपिक से, मान लो किसी हिस्ट्री की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें या पॉलिटी की बात करें, किसी भी पेपर का, तो मान लो हिस्ट्री से ही करते हैं। हिस्ट्री में कोई टॉपिक हमने उठा लिया, मान लो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन हमने उठाया, प्रशासन, एंशिएंट हिस्ट्री का प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन जब हमने उठाया तो हमने वैदिक पीरियड से शुरू किया और हर्षा तक लेकर के चले आए। अब हर्षा तक, वैदिक से लेकर के हर्षा तक जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे क्वेश्चन जिसकी प्रॉस्पेरिटी है एग्जाम में पूछे जाने की, हम लोग बात करेंगे। वैदिक पीरियड से लेकर के हर्षा तक प्रशासन में जो चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, कोई न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन सारे पे हम चर्चा करेंगे। तो पता चलेगा कि मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन हमारे यहां पे बन रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन में आपका वैदिक से लेकर के हर्षा तक पूरा प्रशासन कवर हो जाएगा। लेकिन वो 10 से 15 क्वेश्चन कवर करने में आपको 3 से 4 क्लासेस लग जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन कई कॉन्सेप्ट लाएगा। उसको फिर हम लोग करंट में ढूंढेंगे, करंट में क्यों चर्चा में है, या कहीं कुछ ऐसा हुआ है पिछले 1 वर्षों में, तो पता चलेगा कि हाँ कहीं इस तरह की घटना हुई है जो चर्चा में रहा है, टीवी डिबेट में, पेपर में, मैगजीन में। तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि ये हमको याद करके रखना है और यहां से सवाल पूछे जाएंगे। नहीं तो पढ़ते रहिए किताब और मैगजीन, आपको समझ में ही नहीं आएगा। मोहित गुप्ता, बोलो मोहित। आप कितने घंटे पढ़ते हो, कैसे रिवीजन नहीं होगा? कितने घंटे पढ़ते हो आप? क्यों नहीं रिवीजन होगा? यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिखते चलना है। ये तो आपका लुकआउट है ना, आप कितना टाइम देते हो, ये आपका इशू है, मेरा इशू नहीं है। अब आप सुबह में उठ करके फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, वो तो आप ही को करना। एक बात समझ लो, सर जितना मेहनत कर रहे हैं उससे 3 गुना मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब वैसे हमको पता है आप लोग से अभी भी ज्यादा हम मेहनत करते हैं, अभी भी हम आप लोग से ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ते भी ज्यादा हैं आप लोग से, ये भी बता देते हैं। तो आपको मेहनत हमसे ज्यादा करना पड़ेगा, वो आपका ये है, इशू है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो। रिवीजन करने के लिए आपके पास टाइम है। आप क्लास के बाद
टाइम फिक्स कर लो कि हमको क्लास का रिवीजन करना है। आप उस टाइम में रिवीजन करो, 1 घंटा 2 घंटा। अगर क्लास को बढ़िया से समझ लोगे तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा। दूसरी बात, ये हम लोग का क्वेश्चन होगा, एक तरह से टेस्ट भी है और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर का सेशन है। ये दोनों एक साथ चलेगा, दोनों एक साथ चलेगा। अब इसमें एक फायदा ये होगा कि जो स्मार्ट बच्चे हैं, जो पहले थोड़ा सा पढ़े हैं, वो कही हुई बातों को तुरंत कैच करेंगे। और जो एकदम फ्रेशर है, बिगिनर है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, जो एनसीईआरटी लेवल से जिसकी शुरुआत हुई है, वो अगर करेगा तो उसको एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह से हमको तैयारी करना है। नहीं तो पढ़ने बैठे जाओ, कितना पढ़ोगे? 3 साल तो लग जाएगा इतिहास से कवर करने में, अगर पढ़ने बैठ जाओगे जैसा यूपीएससी का सिलेबस है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से निकलना पड़ेगा और ये हम लोग क्लास में देखेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, हर दिन 5 या 10 क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ करके रखेंगे, जो मोर इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और उसी से कंसर्न, उसी से जुड़ा हुआ हम लोग करंट का भी कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखेंगे, चाहे जिस टॉपिक की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस दौरान कम समय में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजी पे हम लोग काम करें तो आपके पास 4 महीने का टाइम है। पीटी के लिए 4 महीना बहुत होता है। भले ही मेंस के लिए हम 1 साल टाइम लें, लेकिन पीटी के लिए 4 महीना बहुत होता है। और यूपीएससी कोई ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछती है। हाँ बोलो। सिलेबस पहले से डिक्लेयर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज होगा तब जब नोटिफिकेशन आएगा, उसी समय चेंज होता है। और यूपीएससी का सिलेबस इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। कोई भी पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस इतना जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता है। 8 साल, 10 साल, 5 साल के बाद ही कमेटी बैठती है, उसकी समीक्षा करती है और उसके बाद चेंज होता है। तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता है, क्योंकि लड़कों को तैयारी करने में एक समय लगता है। चाहे कितना भी स्मार्ट लड़का हो, कम से कम उसका 2 से 3 साल लग ही जाएगा यूपीएससी का तैयारी करने में, इससे कम में नहीं होगा। सिलेबस आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। हर एक सिलेबस में हर एक टॉपिक का अपना कॉन्सेप्ट है, करेंट है। उसको याद रखना, उसकी संकल्पना को स्पष्ट रखना है, बहुत चैलेंजिंग काम है। तो इसलिए टाइम टेकन है। आप 1 दिन में, 1 महीना में नहीं कर सकते। 1 दिन 1 महीना में तो एकेडमिक एग्जाम नहीं निकलता है। 3rd डिवीजन से लड़के पास होते हैं। ये तो यूपीएससी का एग्जाम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसका एक ही स्ट्रेटेजी है, आपको अपना दिमाग खोल करके रखना है। क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, प्रश्न की प्रकृति को समझिए और उसी अनुसार से तैयारी कीजिए। उसी अनुसार से तैयारी कीजिए। ये नहीं कि कोई कोचिंग या कोई सर पढ़ा दिए, जैसा पढ़ा रहे हैं बस सभी लड़के बस वही पढ़ रहे हैं। आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी अनुसार से अपने आप को ट्विस्ट कीजिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, किसी चीज को स्कॉलर नहीं बनना है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको सिंपल जनरल स्टडी चाहिए। बस उसी तरह से तैयारी कीजिए जो एग्जाम में डिमांड है। एज पर डिमांड आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है बस। और ये स्ट्रेटेजी हम लोग 131 डेज का पीटी का क्लास में करेंगे। और मेंस का क्लास में क्या होगा, अच्छा एक और बात बता देते हैं। जैसे मेंस का क्लास, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग मेंस और पीटी को अलग अलग कर देते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो मेंस और पीटी को अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं है। पीटी का तैयारी आपका मेंस के साथ साथ हो जाता है। पूरा तो नहीं होता है, लेकिन 50% हो जाता है। बाकी 50% आपको अलग से तैयारी करना पड़ता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि अभी पीटी पढ़ लेते हैं फिर बाद में मेंस पीटी के मान लो पीटी निकल ही गया। हालांकि ऐसा तो कभी नहीं होता है। जिसका मेंस तैयार होता है उसी का पीटी भी निकलता है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन, मेंस वाले क्वेश्चन पीटी में पूछ दिए जाते हैं जो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल होता है। तो वहां पे लड़के वो फंस जाते हैं। और 1-2 नंबर क्या बोल रहे हैं, बेस्ट यही है, दोनों आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम यूपीएससी में देना पड़ेगा। उसके बाद टाइम बचता है तो आपको जो करना है कीजिए, लेकिन यूपीएससी के लिए कम से कम 6 से 7 घंटा आपको निकाल करके रखना पड़ेगा। और दोनों तैयारी साथ में करना होगा। पीटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, क्वेश्चन बनाए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए मेंस के लिए, मेंस ज्यादा टफ है, पीटी तो कुछ भी नहीं है। पीटी तो बेचारा बहुत हल्का फुल्का है।
असली चुनौती मेंस में है। मेंस में चुनौती ये है क्योंकि आपको डिलीवर करना है, आपको चूज नहीं करना है, वहां पे अपना डिलीवर करना है नॉलेज को। अब ऐसी स्थिति में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और कुछ डाटा या फैक्ट याद नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। और ज्यादा नंबर भी नहीं लाना है, 50% ले आइए, टॉपर बन जाएंगे आप 50% में, बहुत है। तो कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा एरिया नहीं बचना चाहिए कि क्वेश्चन देखें और उस पर हम 150 वर्ड्स ना लिख पाए। 150 वर्ड्स 200 वर्ड आप आसानी से लिख लें, तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज मान लो हमने कहा कि मौर्यन प्रशासन और गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बुनियादी अंतर क्या है, कौन बेहतर है, आपसे एक सवाल पूछ लिया गया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप रट करके सिर्फ गए। अब वहां पे जैसे ही कंपैरेटिव आएगा देन वहां पे आप फंस जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो इस स्थिति में आपके पास एक ही समाधान है कि आप दोनों साथ में लेकर के चलिए। एक और बात, लड़के अधिकतर गलती करते हैं, ज्यादा स्टडी मटेरियल, ज्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना। दूसरे का नोट्स और दूसरे का स्टडी मटेरियल तो एकदम बिल्कुल विश्वास मत करो। आपको अपना तैयार करना पड़ेगा, आपकी अपनी स्किल है, आपको अपने अनुसार तैयारी करना होगा। दूसरे का क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे तैयारी होगा आप सोचते होंगे, कैसे होगा, अपना कैसे होगा, शॉर्ट टर्म में कैसे होगा। ये शॉर्ट टर्म में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। काजल गुप्ता, ये नई है, काजल आप नई हो, सुनाई दे रहा आपको? काजल गुप्ता, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन का नेचर देखिए, सिलेबस अपने पास रखिए और टारगेट रखिए कि हमको इतने आज अगर हम टेबल पर स्टडी टेबल पर बैठे दिन ये चीज कमांड कर लेना है। और आपस में जीडी कीजिए आप लोग। ये आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप में है, मान लो सपोज एक और बात बता देते हैं, तैयारी की रणनीति में ही समझ लीजिए। जो हमसे अलग है वो आप करेंगे, हमको उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। आप टेस्ट दे सकते हैं हमारे पास, लेकिन अपना टेस्ट स्वयं भी ले सकते हैं आप लोग जीडी कीजिए। अगर जल्दी तैयारी करना है तो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। जीडी करने में क्या है कि मान लो 10 या 15 या 10, ज्यादा बड़ा ग्रुप मत बनाइएगा। जितने लड़के हैं 10-10 लड़कों का एक ग्रुप बना लीजिए, या कम हो सके तो 6-6, 7-7 का ग्रुप बना लीजिए। सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप में मान लो क्लास चला, हम लोगों का क्लास चला, या आप सेल्फ डिसाइड कर लिया आप लोग कि आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लीजिए किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अब इसमें करना क्या है, मान लो कि आपने टॉपिक डिसाइड किया इन्वायरमेंटल इशू, पर्यावरणीय मुद्दा। अब पर्यावरणीय मुद्दा आपने डिसाइड कर लिया कि हम लोग इस पर, वो भी करंट का, कि हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अब जितने भी मेंबर हैं आप लोग, मान लो 5 हैं 10 हैं, सबको कह दिया जाए भैया आप सभी लोग इन्वायरमेंटल इशू में मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज करके लेकर के आना है। उसका टास्क होगा। सभी लोग, मान लो 5 लोग हैं या 10 लोग हैं, अब हर एक 10 लोग 5-5 क्वेश्चन ढूंढ करके लाएगा इन्वायरमेंटल इशू में। वो उसका जॉब है, वो कहां से लाता है, वो उसका जॉब है, उसका लुकआउट है, आपको कोई इंटरफेयर नहीं करना है। मान लो पर्यावरणीय मुद्दा में आपने एक इशू चुन लिया, कोई भी इशू, ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत वाइड एरिया है। पर्यावरणीय इशू कोई भी हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, कोप सेमिनार हो सकता है, यूएनओ का कोई कॉन्फ्रेंस हो सकता है, किसी भी तरह का। पूरे भारत और विश्व के सभी देशों को समाहित करते हुए यह कहा गया कि आप सभी लोग 5-5 क्वेश्चन ढूंढ करके लाइए। अब सब लोग अपने घर में बैठ करके 1 घंटा टाइम निकालेंगे, 2 घंटा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 2 घंटा 1 घंटा आपके लिए फ्रूटफुल है, बहुत फायदेमंद है। वो आप लोगों का एक सेपरेट कोचिंग खड़ा हो जाएगा, एक अलग क्लासे खड़ा हो जाएगा, एक अलग तैयारी का इन्वायरमेंट खड़ा हो जाएगा। नहीं तो सेपरेट होकर के अपने में पढ़ते रहिए, रटते रहिए। 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल आराम से लगे, 5 साल क्या 7 साल भी लग सकता है।
तो इसमें हर एक कोई 5 क्वेश्चन ढूंढ करके लाया। क्वेश्चन कितना हो गया? 50 क्वेश्चन आपके पास आ गया। 50 क्वेश्चन की तैयारी आपका एक दिन में हो जाएगा। और हर एक बंदा, इसमें यह भी होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मान लो 10 लोग हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया और 10 लोगों को जैसे व्हाट्सएप पे दे दिए या डायरेक्ट अपना कॉन्फ्रेंस करके या गूगल मीट में लिंक भेज करके आप सभी लोग जुड़ गए। हर एक का टर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पूछा ये, फिर दूसरा पूछा ये, तीसरा पूछा ये, सभी लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फाइनली वहां पे जब चेक होगा तो कितना किसका सही हुआ, कितना किसका गलत हुआ। तो जो क्वेश्चन बोला था वो उस क्वेश्चन को का आंसर बताएगा और एक्सप्लेन भी करेगा। जैसे ही वो एक्सप्लेन करेगा उसकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी और सुनने वाले की भी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, फैक्ट पूरा अपडेटेड होगा, फुल प्रूफ होकर के आप आएंगे। और जब तक से फुल प्रूफ होकर के यूपीएससी में नहीं जाएंगे, आपका सिलेक्शन कदापि नहीं होगा। ये धूल मूल रवैये में यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। यूपीएससी का एक अलग ही ब्रीड होता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला एक नस्ल होता है, एक अलग तरीके का, जो सब तरह के व्यवस्था से कंप्रोमाइज कर सकता है, तैयारी से कदापि नहीं। वो आपको ये बना देगा। आप एक हफ्ते करके देखिए ना, ये पैरेलल आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। और जब तक से आप लोग ये नहीं करेंगे, आप अकेले मियाँ मिट्ठू बनते रह जाएंगे कि हमारी तैयारी ऐसी है, हमारी तैयारी ऐसी है। इसमें आपकी कमी निकल करके सामने आएगी और आप उसमें सुधार करेंगे। आप उस पहलू को नहीं सोचे होंगे जो सामने वाला क्वेश्चन ढूंढ करके लाया है। अब एक दिन में आपका 50 क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। चलो हर दिन नहीं करोगे तो हफ्ता में 3 दिन रख लो, 3 डेज। 3 डेज में आपका 150 क्वेश्चन तैयार होगा एक ग्रुप से। अगर 10 लड़के सीरियस होकर के तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन इन्हीं लोगों का होता है, बाकी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। ये बात समझ लो। ग्रुप डिस्कशन शुरू कर दो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरी स्ट्रेटेजी ये आपको करना है, इसमें हम इंटरफेयर कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि मान लो 15 दिन पर, 1 महीना पर, मान लो 1 महीने में हमने जो पीटी का क्लास है 131 डेज का, हम लोगों का जो क्लास चल रहा है उसमें हम 1 महीने में जो जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिन जिन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे रिगार्डिंग या उससे कंसर्न हम टेस्ट ले सकते हैं। जो कॉमन टेस्ट होगा सभी लोग शामिल होंगे। हम ये कर सकते हैं, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो। बाकी ये जो है ये आपका सेल्फ स्ट्रेटेजी है, आपको इस पे स्वयं काम करना है। इसमें हमारा कोई पहल नहीं होगा। तो ये भी आज से आप लोग सीख लीजिए और इसको अपनाइए जितनी जल्दी हो सके। जो सिंसियर है वो सभी लोग, और ज्यादा गेदर नहीं करना है, ज्यादा भीड़ नहीं बनाना है। 7, 8, 10 मैक्सिमम 10 का ग्रुप बना लीजिए। आप लोग एक टीम बना लीजिए कि ये टीम में ये लड़के हैं, वो अपना सेपरेट हो जाए, वो अपना ग्रुप का उसका अलग डिस्कशन का ग्रुप होगा। आप लोग टाइम डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई भी लिख दो कि हम लोग इतने तारीख से जीडी शुरू करने वाले हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है। मान लो कि 10 से ज्यादा हो गए तो एक टीम अलग कर दो, फिर दूसरा टीम बना दो। 10 के बाद दूसरा टीम ग्रुप हो गया, फिर उससे ज्यादा हुआ तो तीसरा ग्रुप बना दो। इसमें क्या है, इसमें हमको क्या करना है, आप एक नोटिस डालो ग्रुप में कि हम लोग जीडी इतने तारीख से शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक है, जो जो जीडी के लिए इंटरेस्टेड है वो अपना अपना ये करे, सहमति दे। तो जो जो सहमति देगा उसका एक अलग अलग 5-5, 6-6 का ही ग्रुप बना लो। ज़्यादा लड़के नहीं होंगे तो, शायद ग्रुप में 50 या 55 लड़के हैं तो 50-55 लड़के नहीं, 30 ही लड़के आपके ग्रुप में शामिल होंगे, 20 ही शामिल होंगे, 20 शामिल होंगे तो भी आपका 4 ग्रुप बन जाएगा 5-5 का। मोहित गुप्ता, बोलो मोहित। नहीं, जीडी करो, उसमें क्या, किस मामले में एक्टिव नहीं थे? जीडी करते हैं आप लोग, उसमें टास्क देते हैं। हाँ, तो नहीं तो जो एक्टिव है उन्हीं को शामिल कीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे, देखो यूपीएससी में हम्म हम्म हम्म
नहीं, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि मेरी अच्छी नहीं है, वही तो सीखना है। हाँ हाँ। हम्म। बिल्कुल। देखो, अपनी अपनी कमियों को अभी उजागर करो, एग्जामिनेशन हॉल में उजागर करोगे अपनी कमियों को तो वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। यहीं पे गलती करो, जो गलती करना है यहां गलती करो, यहां पे मिस्टेक करो, कंसिडरेबल है, उसमें सुधार हो सकता है। हम्म। तो जितने लोग हैं उतने लोग करो, जितने लोग इंटरेस्टेड है उतना ही लोग करो। ये इसलिए नहीं किए होंगे क्योंकि वो बेचारे लिख नहीं पाते होंगे, कुछ समझ में नहीं आता होगा, कुछ पढ़े नहीं होंगे, कुछ आइडिया नहीं होगा, इसीलिए। अब ये ग्रुप उन्हीं के लिए फ्रूटफुल भी है जो थोड़ा से स्मार्ट है, जो बिल्कुल बेवकूफ टाइप का है, जो सुस्त मानसिकता का है या कमजोर मेंटालिटी है उसकी, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसको थोड़ा अभी ब्रश करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, तब वो तैयार हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्हें वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जो कमजोर है ना वो ज़्यादा स्ट्रांग बनने की संभावना है, तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना। अब कमियां देखो हर एक किसी में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी में कमी कोई कंप्लीट होता है, कंप्लीट तो ईश्वर भी नहीं है, ईश्वर में भी कमी है। हाँ हाँ, लिखना पड़ेगा। अभी आप लोग गलती सलती जो आता है लिखिए। आप लोग को एक और बात बताए थे कि आप लोग जो भी क्लास करते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हो, आपने जो क्लास में सुना, जो क्लास में पढ़ा, आप उसको 150 वर्ड में कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसको लिख पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप वो हर दिन करो। अगर नहीं कर रहे हो तो बाद में बहुत नुकसान होगा, और उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको आपके जो तथ्य हैं उस विषय से, उस अध्याय से, वो भी रिकॉल हो जाएगा आपका। वो चैलेंजिंग काम है, चैलेंजिंग काम करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि एक बोझिल स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़े, मन किया, सो गए, फेसबुक। हर दिन चैलेंज। यूपीएससी में सिलेक्शन उसी का होता है जो हर दिन उसको पता है कि हमारा जो पड़ाव है वो निर्धारित तिथि को पीटी के दिन है और मेंस के दिन है, और वो हमेशा दौड़ते ही रहता है। कुछ लोग होते हैं कछुए वाला स्टाइल में चलते हैं, चले, बैठ गए, रुक गए, सॉरी खरगोश वाले स्टाइल में, कुछ दिन रफ्तार में चले, फिर जाके आराम कर लिए, फिर मन किया था चले, ऐसे नहीं। यूपीएससी एक एकदम एवरेज स्पीड में चलिए, आपके पास टाइम पर्याप्त होता है, एवरेज स्पीड में रखिए। हर दिन मान लीजिए डिसाइड कर लीजिए कि आपको 5 घंटा पढ़ना है बस। अब उसी 5, जैसे जॉब वाले लड़के हैं उनको हम कहते हैं 4 से 5 घंटा आप निकाल लो, आपका हो जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा चैलेंज मिलता है, तो ज्यादा जल्दी से गेन करते हैं किसी विषय को। नौकरी पेशा वाले लड़के को हम कहते हैं कि उनके लिए ज्यादा अच्छा अवसर है, क्योंकि वो चैलेंजिंग मोड में काम करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे दिन उसी समय पूरा क्लियर करके ही उठते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। 1-2 स्टूडेंट है मेरा जो अभी ऑलरेडी अधिकारी है, कभी उन लोगों से मिलाएंगे, वो लोग कैसे तैयारी करते हैं और कैसे काम करते हैं। बोलता है वो लोग कि सर हम लोग के पास टाइम नहीं मिलता है। एक बार शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था वो लोग कि सर हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिल्ली छोड़ के भाग गया। तो हम बोले जहां है, जिस जगह पे है, कुछ दिन आराम से रहो, परेशान मत हो, फिर धीरे धीरे जब माहौल कूल हो जाएगा तो उसी में तुम्हारा टाइम मिलने लगेगा। तो वाकई में ऐसा ही हुआ। 1 महीने के बाद वो खुद वहां पर फिट हो गया और उसको टाइम मिलने लगा, और 1-2 घंटा ऑफिस में पढ़ लेता था, घर आकर के 2-3 घंटा पढ़ लेता, हो गया उसकी तैयारी। अच्छा तैयारी है, अच्छा तैयारी। उसका आंसर राइटिंग हम आप लोग को इंग्लिश में है, आंसर राइटिंग उसका हम भेज देंगे, देखिएगा कितना अच्छा लिखता है, डायनेमिक लिखता है, डायनेमिक। वो 5 ही घंटा में लिख लेता है, 5 घंटा की पढ़ाई करता है। वो सर्विस में है, रेलवे में, पहले एयरफोर्स में था, वहां से रिटायर हुआ, अब रेलवे में है, कलकत्ता जोन में। तो आपको हर दिन एकदम चैलेंजिंग मोड में टेबल पे बैठे हैं, तो इसका मतलब आप चैलेंज लेकर के बैठे हैं। ये नहीं कि किताब खोल के बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप करने लगे, फेसबुक करने लगे, इंस्टा में चले आए और पता नहीं कहाँ कहाँ ट्विटर पे एक्टिव हो। आपको वो सब दुनिया से बाहर निकलिए, वो सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके पास टारगेट फिक्स है, आपको उससे ज्यादा समय ही नहीं है। और जीडी करेंगे तो और ज्यादा समय नहीं मिलेगा। क्लास है, जीडी है, अपना सेल्फ आंसर राइटिंग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको टाइम कहाँ है। 5 घंटा बहुत कम लग जाएगा, लगेगा कि काश और टाइम होता। और जब तक से आप चैलेंजिंग मोड में काम नहीं करेंगे, कोई भी काम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता है। बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको चुनौती पैदा करना होता है, स्वयं के अंदर चुनौती पैदा करना है। बाहरी चुनौती से डरना नहीं है, वो चुनौती सिर्फ और सिर्फ माया है।
असली चैलेंज आपके अंदर है, आप खुद पर विजय हासिल करो। बाहर वाला तो ऐसे ही टूट जाएगा, ढह जाएगा। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे तो बाहर वाला ऐसे ही यूपीएससी बुलाएगी, आजा बाबू आजा, अब काबिल हो गया है तुम। तभी होगा जब खुद को मंजोगे, खुद को तपाओगे। ये बरगलाने वाला चक्कर में भूल जाओ कि 2 घंटा पढ़े थे, 3 घंटा पढ़े, 2 घंटा 3 घंटा में कदापि नहीं होगा। अभी तो आप लोग को मैगजीन अगर एक दे दिया जाए तो एक मैगजीन आप लोग 4 महीना लगाएंगे पढ़ने में, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा वो क्या है क्या नहीं है, किस चिड़िया का नाम है, रटने लगेंगे आप लोग। अब जिसको आइडिया होता है, जो अनुभवी है, वो एक मैगजीन, कोई भी मैगजीन एक दिन में कवर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है क्या पूछा जाएगा, बस उसी को अंडरलाइन करेगा, हाईलाइट करेगा, पढ़ लेगा, और एग्जाम हॉल तक पहुंचते पहुंचते भी पलट पलट करके देख लेगा। वो उस स्टेज में जब आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो भूल जाइए। एकेडमिक एग्जाम नहीं है, यूपीएससी है, यूपीएससी। ये अगर स्ट्रेटेजी पे नहीं चलेंगे, समर्पण आप में नहीं होगा और फोकस नहीं होंगे, तो 5 ईयर क्या 10 ईयर प्रोग्राम भी बन जाएगा तो भी नहीं निकलेगा। ये भी समझ लो, ये जितना हल्का है, जितना आसान है, उतना उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके सिलेबस आप देख रहे हैं ना, इसका क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, किसी चीज के कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस, यही आपका सब कुछ है। आप हर दिन कितना पढ़ रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ग्रुप में किसी ने नहीं लिखा, क्या आपने उसको कंटिन्यू रखा? आप क्या कंटिन्यू लिखे? पता चला नहीं, ग्रुप में नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखे। ऐसा नहीं चलेगा, आपको सेलेक्ट होना, उसका हो चाहे नहीं हो। आपका कंपटीटर आस ही पास है, कोई बाहर से नहीं आने वाला है, स्पेस से ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप ही के पास है। वो आप लोग खुद बनाओ, हम उसमें क्या पहल करें, उसमें वो मेरा पहल का चीज नहीं है, वो आप लोग का पहल का चीज है। हम बना देंगे, अगर जरूरत पड़ेगा आप लोग से नहीं होगा तो हम सिलेक्ट कर देंगे कि उसमें 1-2 बच्चा थोड़ा स्मार्ट होगा, 2 बच्चा थोड़ा स्लो होगा, एक आधे एवरेज होगा। तो ऐसा मिला जुला करके बनाओ तुम लोग ग्रुप कि एक जो तेज है उसका देखा देखी सब उसका फॉलो करे। ये ना कि सारे के सारे तेज हो जाए तो 9 को जोगी मठ हो जा देता है। हाँ, ये ना कि जितने सारे तेज वाले लड़के हैं सब के सब, हाँ हम कुछ क्या, हम कुछ क्या बोल रही है, बोलो। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, ये कौन अच्छा स्टूडेंट, देखो ज्यादा तेज, देखो एक बात समझ लो, ये नहीं कि एक ग्रुप में सब के सब स्मार्ट एक ग्रुप में हो जाओ, बाकी सब थोड़ा कमजोर है तो उसको एक साइड कर दो, नहीं। उसमें ज्यादा स्मार्ट जो है उसमें 1 और 2 होना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। थोड़ा सा कमजोर वाला को भी साथ में रखना है, नहीं तो ज्यादा स्मार्ट जब सब एक साथ हो जाएगा देन वो आपस में लड़ जाएगा, ये भी समझ लो। तो संतुलन बनाए रखने के लिए एक तेज और एक कमजोर दोनों को साथ में लेकर के चलना है। ये ना कि सारे तेज एक तरफ और सारे कमजोर एक तरफ, ऐसा नहीं। ये सुस्त हो जाएंगे और आपस में जो तेज वाले हैं वो लड़ करके कोलैप्स कर देंगे सिस्टम को। तो इसलिए मिक्स ग्रुप बनाइए आप लोग, उसमें जो 1-2 है जो थोड़ा अनुभवी है तो एक वो लीड करे, वो गाइड करे, सपोर्ट करे। और ये नहीं कि कभी भी उसको फोन कर दें, कभी भी उसको वो नहीं करना है। आपका जो टाइम है उसी टाइम में आपको बात करना है, उसी टाइम में जुड़ना है, वहीं पे जो इशू है ये करना है। उसका पर्सनल जो स्टडी है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़का का अगर फोन बज रहा है 1 घंटे के अंदर में एक बार, तो समझ लो कि इसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है उसके साथ। आपके पास टाइम कहाँ है, आप गिन करके देखो, काउंटडाउन करो, आपका काउंटडाउन शुरू है। आप इस चीज को नहीं समझ रहे, बहुत जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी अपना कमर बांध लो आप लोग। बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ समझना है, और इसमें आपको इधर उधर दिमाग नहीं भटकाना है। जितना भी टाइम है आपके 4 घंटा मिलता है, 4 घंटा बहुत है, उतना ही समझ लो भगवान कुदरत ने आपको उतना ही टाइम दिया है, उतना ही में हमको तैयारी करना है। अवसर, सहयोग, मदद, ये सब दरकिनार हो जाता है जब आप सेल्फ डिटरमाइन हो जाता है कि हमको ये करना है तो करना है। क्या सभी लड़के मुखर्जी नगर के लड़कों का ही सिलेक्शन होता है? पता चलेगा नहीं। आप जाकर के देखो मुखर्जी नगर में कितना रिजल्ट होता है, उठाओ डाटा वहां पे बैठ करके,
वहाँ पे भीड़ है सिर्फ। जो सिलेक्शन वाला बंदा है वो कहीं और बैठा हुआ है, कहीं आईआईटी में जॉब कर रहा है, कोई एमबीए किया हुआ है, कोई कहीं पे है, वो सब कुछ कर और साथ में सिलेक्शन भी ले रहा है। कोई अलग उसको कुदरत बना के थोड़े ना भेजा है, वो थोड़ा सा स्मार्ट है आप लोगों से, बस वो टू द पॉइंट तैयारी कर रहा है। उसका कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है दुनिया में, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस वो अपना फोकस है सिलेबस पे कि उसको सिलेबस कवर करना है और कैसा क्वेश्चन पूछा है उसी तरह से हमको तैयारी करना है। ये स्ट्रेटेजी पे काम करो। आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप लोग को लगता है ना कि बहुत टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है। आप करके तो देखो, 1 महीना आपको रियलाइज होने लगेगा कि हाँ आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं। आपको ना तो किसी से बहस करने का मन करेगा, ना तो फालतू में टाइम वेस्ट करने का सोशल मीडिया पर मन करेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि हाँ 1 साल के बाद मेरा करियर हो सकता है बदल जाए, जीवन बदल जाए। तो आपका जो ये टाइम है बहुत वैल्यूएबल टाइम है, इसको वेस्ट मत करो आप लोग, हल्के में मत लो। आपके लिए बहुत उपयोगी टाइम है। कल कौन जानता है आपके पास पता नहीं किस तरह का प्रेशर आ जाए, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर, पता नहीं कौन सा प्रेशर आ जाए। अभी अवसर आपका है, उसको भुना लो। कल का कोई ठिकाना नहीं है। कई ऐसे लड़के, हमारे ही साथ के लड़के थे, बेचारे 2 बार इंटरव्यू दिए, तीसरा अटेम्प्ट ऐसा आया कि वो तैयारी करने लायक नहीं रह गए, ऐसा कुछ क्रिएट हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने हारा नहीं। उम्र था, एज था, 2 साल के बाद वापस किए, कम बैक किए। ऐसे ऐसी घटना आपको मुखर्जी नगर में मिलेंगे। आप लोग तो रहे नहीं है, लेकिन कई तरह के लड़के मिलेंगे जिनके साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया कि उनको बीच में पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ा। फिर भी वो जहां पर भी जिस सिचुएशन में थे वो अपने आप को निरंतर रखे। कुछ ही घंटे पढ़े, कुछ ही तरह टाइम दिए, लेकिन अपने आप को निरंतर रखे। और जैसे ही उनको मौका मिला फिर वो फुल फेज में प्रिपेयर किए हुए और फाइनली उनका किस्मत साथ दिया, या गॉड का आशीर्वाद मिला, भगवान का स्नेह मिला और उनका सिलेक्शन हुआ। बोलो संकल्प। हम्म 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 ठीक, सुनो, देखो आपका जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमी में भी पूछा जाए, ये इकोनॉमी का एरिया है। अब मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो पूरे यूपीएससी के दौरान जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन टॉपिक है। जितना भी इंडेक्स है वर्ल्ड लेवल का, जितना भी इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स, प्रेस इंडेक्स, इक्वालिटी इंडेक्स, जीआईआई इंडेक्स, ये जितने भी हैप्पीनेस इंडेक्स, ये जितने भी इंडेक्स है, इनका फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए। ये कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये आपका फंडामेंटल क्लियर रहना चाहिए। अब ये मान लो कोई जरूरी नहीं है कि इस बार पूछ दिया है तो अगले बार पूछेगा। अब यहां पे क्यों पूछा गया? अगर हंगर इंडेक्स में भारत विरोध नहीं करता या टीवी में डिबेट नहीं होता और वर्तमान की सरकार उस पर चैलेंज नहीं करता तो ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। सरकार ने उसको नकारा है तो इसका मतलब वो टीवी डिबेट का मुद्दा बन गया है। इसीलिए आपसे कहा गया कि इसको बताइए भाई, क्यों सरकार कर रही है, गलत कर रही है। देखो, कोई भी आपको हम बता देते हैं, कोई भी पेपर तैयार कर रहे हैं आप, उसके 2 आयाम हैं। एक आयाम है समसामयिक यानी करंट, और दूसरा है मौलिक या बेसिक या फंडामेंटल। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्रैश होता है और बीच में सरकार को क्या काम करना है, तो सरकार को इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना है। यही काम है। और ये जो सरकार जो करेगी वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप लोक सेवक बनने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं, और सरकार में आपका काम क्या है? सरकार के आदेशों को एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए फंडामेंटल इसीलिए तो आप लोग को बार बार बोलते हैं कि आप किसी नोट्स को, किसी मैगजीन को, किसी इसके पीछे अभी परेशान मत होइए। ये आपका 1 महीना में सिमट जाएगा अगर आप ये क्लियर रखेंगे तो इस पे फोकस कीजिए, इसको समझ लीजिए। अब जैसे मान लो क्वेश्चन था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स
सबसे पहले तो ये क्यों, सवाल ये उठता है क्यों और क्या है ये। अब हंगर इंडेक्स बनाने की जरूरत क्यों मान पड़ी, किसके लिए बन रहा है, आप कल्पना करो किसके लिए बन रहा है। नहीं हो रहा है सर, क्या नहीं हो रहा, मनीषा को क्या दिक्कत हो रहा है, उसका डाटा खत्म हो गया होगा, बोलो क्यों हो रहा है, क्यों बनाया गया GHI क्यों बनाया। ठीक है, स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे ही सोचेंगे, आपसे कोई ज्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ये दरअसल एक स्ट्रेटेजी है, ये जितने भी इंडेक्स हैं ये स्ट्रेटेजी है उन देशों को नीचा दिखाने के लिए जो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कल्पना करो इसी हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान को और श्रीलंका को आपसे बेहतर दिखाया गया है। अब पाकिस्तान में जितना भोजन दिया जाता है उतना तो हमारे यहां गाय और चींटी को खिला दिया जाता है। आप ऐसे समझ लो, पाकिस्तान का जितना GDP है, जितना बजट है, उतना तो हमारे यहां दिवाली में पटाखा फोड़ दिया जाता है। उसकी तुलना आप वहां से कर रहे हो कि पाकिस्तान आपसे बेहतर है। अगर पाकिस्तान बेहतर है तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी। इसको आपको ऐसे समझना है कि एक वर्ल्ड ये मॉडल बेस्ड एक्सरसाइज है। कुछ लोगों को उठा लिया जाता है, जैसे आप देखेंगे कभी भी कोई फॉरेनर आता है तो कोई भारत की सुंदर तस्वीर नहीं खींचता हो, क्या खींचेगा, कोई गरीब है, कोई सड़क का झुग्गी झोपड़ी है, उसका फोटो लेकर के दुनिया में फ्लैश करेगा ताकि भारत का मनोबल डाउन हो। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है ना, हाँ, तो आपको ऐसे सोचना है कि वर्तमान तो ये फ्लैश किया जाता है दुनिया को, ताकि दुनिया के जो यूएन का जब कॉन्फ्रेंस हो, जब सम्मेलन हो, तो वहां पे दुनिया को दिखाया जाए कि भारत की स्थिति यह है, हम जाएंगे वहां तो सब कुछ ठीक कर देंगे, हमारी कंपनियां जाएंगी तो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो दबाव दिया जाएगा दल पर, दबाव दिया जाएगा विपक्ष पे, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट किया जाएगा और उसको तैयार किया जाएगा कि ऐसा माहौल बनाओ ताकि हम भारत के बाजार को कब्जे में ले लें। तो अभी का जो भी ये सब सिचुएशन है, ये सब माया है। और ये माया जो है स्ट्रेटेजी, उनकी जो पद्धति है, यूरोपियन मेथड आप इंडिया में कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम लोग, दिक्कत ये है कि हमारा जो सिस्टम है, हमने अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजी है, उनका जो व्यवहार है, जो उनका सिस्टम है, उसको रखे रह गए। अच्छा, जिस रफ्तार से उन्होंने सुधार किया, हमने सुधार किया ही नहीं। अब हम डायलेमा में जी रहे हैं, हम द्वंद्व में जी रहे हैं। अब ये द्वंद्व हमारे लिए खतरनाक हो गया और इस मामले में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, एक लाइन में समझ लो, तुम एक लाइन में आपको पूरे भारत की सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। विश्व का कोई ऐसा विकसित या डेवलप कंट्री का नाम बताओ जो अपनी भाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा से डेवलप कंट्री बना हो, पता चलेगा एक भी नहीं। लेकिन भारत में आज भी वही माइंडसेट है कि हमको अंग्रेजी पढ़ना है। तो कैसे डेवलप बनेंगे? आपको तो भाषा सीखने में ही आधा ऊर्जा वेस्ट कर दे रहा है। आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए चंदा मामा दूर के, तो आप पढ़ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो रट रहे हैं ना, रट करके। तिलक इसीलिए तो इसके खिलाफत करते थे, तिलक हो, सावरकर हो, या जो भी इंटेलेक्चुअल उस समय रहे, ये इसका पुरजोर विरोध करते थे। तो दरअसल जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यूपीएससी में कोई भी अनावश्यक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बार बार आप लोगों को कहते हैं, जो भी पूछा जाता है सब के सब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होता है, वो वर्तमान में। और सरकार जैसे ही वाइब्रेंट में आएगी किसी मुद्दे को लेकर के, वो आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया। हाँ, रिलीजियस एस्पेक्ट आप नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आध बिंदु थोड़ा सा हिंट कर दें। हाँ, कटाक्ष कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको अगर इस आंसर को लिखना है तो आपको इसके आंसर को दो तरह से चुनौती देना है। दरअसल इनका जो मॉडल सिस्टम है हंगर इंडेक्स का, ये सिस्टम आपके यहाँ परफेक्ट नहीं है, आपके यहां परफेक्ट नहीं है, आपके यहां ये सूट नहीं करेगा। क्यों सूट नहीं करेगा? अब क्यों सूट नहीं करेगा? आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि आप जीडीपी के मामले में विश्व के चौथे लार्जेस्ट कंट्री बन गए हैं, आप दिखा रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम अभी भी आपका बहुत कम है, दूसरी ओर आपका जीडीपी इतना बड़ा है।
आप दिखा रहे हैं कि आपका नेशनल इनकम बहुत बढ़ गया है, आप दिखा रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में आपका शेयर बढ़ रहा है, हिस्सेदारी बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेड में आप देख रहे हैं कि 2.5% मैक्सिमम है। तो आपके यहाँ स्वयं ऐसा अंतर्द्वंद बना हुआ है कि हर एक सिस्टम को सुधारने में आपको टाइम लगेगा। अब हंगर इंडेक्स की ये बात की है, अब हमको बताइए यहाँ के जो हंगर इंडेक्स, अगर आप मान लीजिए जर्मनी में बैठ करके आपने सर्वे लिया, तो आप किसी एनजीओ से लिए होंगे डाटा, किसी संस्था से, वो सरकार से तो कोई डाटा लिए नहीं होंगे, आप किसी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कोई इंडिपेंडेंट एनजीओ से लिए होंगे जिसको आईएमएफ या यूएनओ फंड करती होगी, उसी एनजीओ से आप डाटा लिए होंगे। अब आपको पता है यहाँ पे जो एनजीओ देश में काम करता है वो सब के सब करप्शन का गढ़ है। वो जितने भी समाज से बहिष्कृत लोग हैं जो गलत काम करते हैं वो सब के सब एनजीओ चलाते हैं, सब के सब। आज अगर कांग्रेस की सरकार आ जाए ना तो यही हंगर इंडेक्स आपका सुधर जाएगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, दुनिया देखो, दुनिया क्या है ना कि आप जैसे आप देखोगे पड़ोस में, आप अगर उभर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो आपकी शिकायतें बढ़ने लगेगी पड़ोस में कि फलानवा ऐसे है, फलानवा ऐसे, वो शिकायत होगा, यानी इसका मतलब यह है कि आप तरक्की में चल रहे हैं। आप हमको एक बात बताओ, आपकी विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दूसरी बड़ी आबादी, आज हम लोग 150 करोड़ पार कर चुके हैं। इतनी बड़ी आबादी को चलाना, और इतनी बड़ी आबादी, बाकी सब देश तो पता है एक एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है हमारा, कई ऐसे कंट्री हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, भारत के एक जिला के बराबर है। पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान की औकात क्या है? आधा उत्तर प्रदेश बराबर पाकिस्तान। हमारा जितना स्टेट का जो बजट होता है उसका नेशन बजट है, वो नेशनल बजट है। तो आप उसकी तुलना हमसे कैसे कर सकते हो? अब जहां भीड़ होगा, जहां पे आबादी ज्यादा होगी, वहां पे तो थोड़ा बहुत होगा ही। दूसरी बात, आप हमको बताइए कि कितने लोग, अब अचानक तो होगा नहीं, इंडेक्स मान लो कम है तो ठीक है, हम हमारा प्रयास देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो आज वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों लेकर के आए हैं? इसी को तो कम करने के लिए। आज हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों ला रहे हैं? इसी को तो ठीक करने के लिए। आज हम किसान सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं, श्रमिक सम्मान निधि क्यों दे रहे हैं?